हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का सेकेंड डीपीपी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये डीपीपी बेस्ड है जनरली प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशंस हेनरी लॉ पर, और इसमें 10 क्वेश्चन दिया गया होगा तुम लोग को। उसमें सही क्वेश्चन के सही आंसर को चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन पर सावधान रहना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जब ये पूछ ले एकदम गौर करना। इसका मतलब है कि 4 में से 3 सही होगा और एक क्या होगा, गलत होगा। थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना, इसलिए पढ़ना करेक्ट इनकरेक्ट इसको गौर से पढ़ना है। तो सबसे पहला जो डीपीपी नंबर 2 है सॉल्यूशन का, डीपीपी नंबर 2 सॉल्यूशन चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कहता है कि डिसोल्यूशन माने घुलना और क्रिस्टलाइजेशन माने बैठना और अपोजिट प्रोसेस, बिल्कुल सही है। डिसोल्यूशन फॉरवर्ड और प्रेसिपिटेशन बैकवर्ड, बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन हमको गलत को चूज करना है। व्हेन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन अकर विथ सेम रेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, बिल्कुल। इसका जो रेट और दोनों का रेट, इसका फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड दोनों का रेट अगर सेम होगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा सैचुरेटेड, संतृप्त सॉल्यूशन, ये भी सही है। व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन माने आगे, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन माने पीछे। नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू इट, बिल्कुल। इसका मतलब कि इसमें सॉल्यूट को अब हम घुला नहीं सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ किसका, क्रिस्टलाइजेशन के बराबर होगा। तो ये बिल्कुल सही है ये भी। इसका मतलब 3 सही आ रहा। चौथा देख लेते हैं। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद डिसॉल्व सॉल्यूट, नहीं। डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो होता है या सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट होता है। डिसॉल्व सॉल्यूट, डिसॉल्व तो घुला हुआ, जो अनडिसॉल्व होगा उसके साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। तो डी ऑप्शन गलत है। फिर समझना है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम किसके कारण होगा, अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट के बराबर। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है क्या, डिसॉल्व सॉल्यूट, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो पहला का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन व्हेन सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस विथ राइज इन टेम्परेचर इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक। देखो, डिसोल्यूशन माने घुलना अगर इंडोथर्मिक है माने उसमें हीट चाहिए। इंडोथर्मिक किसे कहते हैं, जिस रिएक्शन में हीट चाहिए उसको इंडोथर्मिक कहते हैं। तो अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन फास्ट हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन देखना है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो दूसरा का क्या, ई। किस रिएक्शन में इंक्रीज करेगा, इंडोथर्मिक। अगर यही रिएक्शन एक्सोथर्मिक ले जा रहा था तो डिक्रीज कर जाता। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, आर्गन का दिया हुआ है, CO2 का, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन 3 आर्गन का है, CO2 है, और क्या है, और है मीथेन है, CH4 है, और क्या है, और है फॉर्मल्डिहाइड है, SCHO है, ये है ना फॉर्मल्डिहाइड का। कितना कितना दे दिया है, 40.3, इसका 40.3 दिया हुआ है, इसका 1.67 दिया हुआ है, सबका केल्विन में है, ठीक है। और केल्विन बार में, के बार में है, इसका 0.413 केल्विन बार है, ठीक है। सबका वैल्यू नोट करना, अच्छा सवाल है। और नेक्स्ट है 1.83 इंटू 10 टू द पावर 5 -5, 10 टू द पावर 5 है, 1.83 10 का पावर 5 -5 केल्विन बार है। अब गौर करो, कह रहा है सब सारा डाटा लिया गया है 298 केल्विन पर, गौर करना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, याद रखना
ये क्वेश्चन है कि सॉल्युबिलिटी जो होता है, एकदम याद रखना, सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो जिसका KH का वैल्यू कम होगा उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन देखो सबसे कम KH इसी का है, तो फॉर्मल्डिहाइड नंबर 1 पर, उसके बाद किसका है CH4 का, तो CH4 हो गया, उसके बाद किसका है CO2 का, उसके बाद आर्गन का। देखो ऑप्शन नंबर C पर है। बहुत अच्छा सवाल है, एकदम ध्यान रखना, ये लॉ बेस्ड है सॉल्युबिलिटी पर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, जिसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है ना, उसका मतलब उसका KH का वैल्यू कम। नेक्स्ट, क्योंकि हेनरी लॉ पर तुम पढ़े हो कि P बराबर प्रोपोर्शनल टू P इक्वल टू KH इंटू क्या था बताओ, X। तो इसी पर तो KH बराबर क्या होगा, P बाई X। तो X माने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो K जिसका KH ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, कम होगा। इसी पर हेनरी लॉ पर ये बेस्ट सवाल था। नेक्स्ट देखना है, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर बोतल आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर पर क्यों डालते हैं, टू इंक्रीज द टेस्ट नहीं, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, डिजॉल्व ऑल ऑफ दीज। इसमें 2 सही है तो तीसरा भी सही होगा, पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये जब ये देखो इंक्रीज टेस्ट, जब ये CO2 डालेंगे, प्रेशर डालेंगे तो उसका क्या होगा, उसका कार्बोनेट बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, उस टेस्ट बढ़ा देगा। दूसरा, जैसे इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, प्रेशर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 बढ़ता चला जाता है। डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिजॉल्व, अगर जितना टेम्परेचर ऑफ द गैस डिजॉल्व होता है उसका सॉल्युबिलिटी क्या, उसका कम होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ता है लिक्विड में, उसके इंटरनल टेम्परेचर घटेगा। तो इसके यानी तीनों ऑप्शन हो गया सही है, तो D हो जाएगा। चौथा का क्या हो गया, D ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, फिर नॉट ट्रू माने इनकरेक्ट, जो पहला क्वेश्चन था। प्रेशर इज हाइयर अंडर वाटर एट द सरफेस ऑफ द सी, बिल्कुल, जो जो भीतर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। हेनरी लॉ कहता है ऊपर जाने पर घटेगा, नीचे जाने पर बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। लो सरफेस प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेंट इन द बॉडी ऑफ स्कूबा डाइवर, बिल्कुल सही है। स्कूबा डाइवर में जब ये गोताखोर पृथ्वी पर आता है तो उसके बॉडी का उसके टेम्परेचर प्रेशर तो कम हो गया, उसके बबल ब्लड में बबल्स बनता है, ये भी सही है। बेंट इज एक्चुअली बबल ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, बिल्कुल सही है ये भी। ड्यू टू हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस, ड्यू टू हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन द ब्लड डिक्रीजेज नहीं, इन द ब्लड इंक्रीजेज, ये D सही होना चाहिए। यहाँ मतलब ABC सही है और यहाँ डिक्रीजेज दे दिया, इंक्रीजेज होना चाहिए, इसलिए गलत है। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का D हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँचे किस पर, 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, नेक्स्ट पेज में है। क्वेश्चन 6 कहता है, एनॉक्सिया इज ए कंडीशन जनरली सीन इन द क्लाइमर बिकॉज ऑफ। एनॉक्सिया क्या एक प्रकार का बीमारी है ना, जो हाइयर एल्टीट्यूड पर जो रहते हैं उसमें ऑक्सीजन का उनको कमी हो जाता है, और जब भी ऑक्सीजन का उनको कमी हो जाता है तो क्या होगा, कमी होने के कारण वो क्या उनके पास मेमोरी पावर रिटार्ड हो जाता है। तो हाई, इसमें क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है नहीं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एयर ये भी नहीं, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई नहीं, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड, बिल्कुल सही है। जो हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी D ऑप्शन। इसीलिए वो लोग कुछ मंद बुद्धि के हो जाते हैं जो हाइयर एल्टीट्यूड पर रहते हैं, मंद बुद्धि। इसीलिए बहुत 4th फ्लोर 5th फ्लोर पर नहीं रहना, मंद बुद्धि हो जाओगे, ठीक है। प्रेफर करना ग्राउंड फ्लोर 1st फ्लोर। नेक्स्ट है, ध्यान देना, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन द टैंक यूज बाय स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर पानी के गोताखोर जो पानी में जाते हैं तो उस टैंक में जो गैस डालते हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन,
और उसमें बताए थे कि दोनों को रिएक्शन को बचाने के लिए उसमें हीलियम डाल देते हैं। तो उसका क्या क्या कंपोजिशन परसेंटेज चारों ऑप्शन में दिया हुआ। तो गौर करना कि हीलियम का परसेंट 11.7% है और नाइट्रोजन का 32.1% और ऑक्सीजन का इतना उल्टा। देखो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हीलियम 11.7, नाइट्रोजन ज़्यादा, ऑक्सीजन 32.1। इसी रेशियो के द्वारा स्कूबा डाइवर अपने टैंक में गैस को ले जाते हैं पानी के अंदर सांस लेने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 7 का क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि यहाँ पर पी टोटल बता रहा है। पी टोटल ऑफ द सॉल्यूशन फेज in the container will be sum of the partial pressure of component of solution. This statement belongs to पार्शियल प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर जो होगा पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। इन्होंने दिए थे, ये साइंटिस्ट जो दिए थे उनका नाम था राउल्स। क्या नाम था? राउल्स लॉ। तो ये ऑप्शन होगा राउल्स लॉ। तो ऑप्शन हो गया रहेगा पार्शियल प्रेशर के लिए यहाँ पर राउल्स। टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन सरफेस एकदम बिल्कुल सही है। इसका क्या होगा? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, बिल्कुल हो गया राउल्स लॉ। 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ग्राफ है। इसका ग्राफ ऐसा चर्चा हम ग्राफ में किए थे चैप्टर में। ये ग्राफ है, ग्राफ में ऐसे करके ए दे दिया, ऐसे ए दिया। आ कह रहा है कि ए क्या इंडिकेट करता है? तो ए इंडिकेट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यस। ये हमेशा सॉल्वेंट का एरिया 2 एरिया, ये 1 है, सॉरी ये 1 है, ये 2 है। इसको 1 को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के लिए हमेशा प्योर सॉल्वेंट काउंट करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। 9 का क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है इफ टू सब्सटेंस ए एंड बी हैव पी नॉट ए पी नॉट बी 1:2। बहुत अच्छा सवाल है। देखो दो सब्सटेंस है, क्वेश्चन 10 बना रहे हैं, ए है और बी है। उसका क्या है? पी नॉट ए। ए का पी नॉट ए दिया हुआ है, अब बी का क्या होगा? पी नॉट बी दिया हुआ। दोनों का रेशियो दे दिया है 1:2 क्या है? 2। ठीक है। अब करा कि मोल फ्रैक्शन भी सॉल्यूशन का 1:2 है। क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x कहते हैं, ये भी 1:2 क्या है? 2 है, 1:2 है। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, तो मोल फ्रैक्शन ए का वेपर फेज में कितना होगा? तो याद रखना कि अगर दोनों का दिया हुआ है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ये 1:1, तो ये तो 1 हुआ, यहाँ 2 2 जा क्या होगा? 4। टोटल कितना हुआ? 1 + 4 5। फिर समझो इसका 1:2, इसका भी 1:2, तो 1 × 1 = 1। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो 1, 2 के 2 से मल्टीप्लाई 4, तो टोटल जोड़ो तो 5। अब किसका कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ए तो हो गया 1, तो 1 है, और टोटल कितना हो गया? 5, तो 1/5, 1/5 = क्या? 0.2। 0.2 देखो कहीं ऑप्शन होगा, 0.2 ऑप्शन है डी। बहुत अच्छा सवाल है। 10 का क्या हो गया? डी हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। हम समझ पा रहे हैं कि तुम लोग इस प्रॉब्लम को 10 में 10 आया होगा या 9 तो सबको आया होगा। बहुत हल्का सवाल था, बेस्ड ऑन किस पे? हेनरी एंड राउल्स लॉ पर था। ठीक है। अगर इसका जितना सही हुआ है इसकी एक्यूरेसी को तुम लोग अपने कमेंट बॉक्स में क्या करना है? डाल देना है कितना हमको सही हुआ, और फिर आज जो गया है DPP उसको आंसर को सॉल्व करके सबको भेज देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।